हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज जैसे कि लगातार चल रही है। पहली क्लास कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे और विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारे ऑप्शंस मैंने कवर किए थे और आई होप आपको वो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अब ये सेकंड एमसीक्यू की क्लास है जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। इससे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो एक के बाद में एक लगातार ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे मेरी इन सीरीज के साथ में। आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं तो। साथ ही साथ में आप ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जनरल स्टडी की थ्योरी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन स्टडी कॉन्सेप्ट में जाकर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें अभी इंडियन पॉलिटी के लेक्चर कोर्सेस मिल जाएंगे आपको कंप्लीट। एक के बाद में एक सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें कि आप इंडियन पॉलिटी की पूरी क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे, इंडियन पॉलिटी की पूरी तैयारी कर पाएंगे विथ पीडीएफ नोट्स। तो ये 99 रुपीज़ पर मंथ का ये कोर्स है जो कि आपको ऑफर प्राइस 49 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है। और ऐप का नाम है स्टडी कॉन्सेप्ट। तो इसको आप एप्लीकेशन को स्टोर कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये आपको, और इससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा अभी हाल ही में ये ऑफर चल रहा है 49 रुपीज़ पर मंथ जिसमें कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से कि आप क्लिक करके डायरेक्टली आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधि उपाधि जो होती है उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए आपके सामने आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बताएं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत के लिए ही बनाया गया, यानी कि उपाधियों का अंत जितने भी जो अंग्रेजी शासनकाल में उन्होंने जो उपाधियां दी थी उन उपाधियों के अंत के लिए इसको बनाया गया था। जितने भी उपाधियां जो उस समय दी जाती थी उन सारी की सारी उपाधियों को अंत करने के लिए ये बनाया गया था। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो आता है ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मूल अधिकार हैं, जनता के जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार कौन से पार्ट में आता है? तो मूल अधिकार जो आता है ये पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है। और ये किससे चालू होता है? आर्टिकल 12 से लेके 36 तक जो आर्टिकल होते हैं वो सारे 35 तक, ये जो आर्टिकल होते हैं ये आर्टिकल सारे के सारे जो है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके सारे के सारे जितने आर्टिकल्स में दिए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 जो कि अवसर की समानता यानी कि समानता के अधिकार के लिए ये बात करता है। किसके लिए बात करता है? ये समानता का अधिकार, इक्वलिटी, समानता का अधिकार की बात करता है, इक्वलिटी के लिए। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की आजादी, किसके लिए बात करता है? ये अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है ये। और अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 जो कि एट्रोसिटी, एट्रोसिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत है ना, किसके लिए बात करता है? ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। तो ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए। आर्टिकल 18 मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 18 जो कि उपाधियों के अंत के लिए, जो कि इस क्वेश्चन का ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान के किस आर्टिकल के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? उपजीविका और व्यापार करने की यानी कि बिजनेस करने की जो फ्रीडम है वो किससे मिलती है? कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन दिया गया है? ये क्वेश्चन इसमें बनता है। तो ऑप्शन आपके सामने है आर्टिकल 19(1)(a) का जी, या फिर आर्टिकल 20 का सी, आर्टिकल 21 का एफ, या फिर आर्टिकल 22 का बी। विच वन इज द करेक्ट आंसर ये आपको बताना है। तो आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं और एक एक करके क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर पता
चलेगी। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप ए पर जा रहे हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19(1) का जी जो है, ये जो आर्टिकल है ये आपको एक नागरिक को कोई भी उपजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। और ये भी किसके अंदर अंतर्गत आता है? ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाग 3 में आता है, जो शामिल है। और ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का संरक्षण से संबंधित ये अधिकार करता है। यानी कि कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता इसमें होती है। और ये अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के पेशे, यानी कि पसंद का जो बिजनेस है, ट्रेड है, उसको चुनने में या फिर उसमें शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यापार व्यवसाय करने का जो है वो सारे के सारे जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर ये अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये जो है 19(1) के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 19 का एक क्लॉज है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया था, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 19, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट किया है, तो इसका जो आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 19 जो है यही है जो कि अभिव्यक्ति की आजादी, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आज़ादी है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की यहाँ पर जानकारी देता है। इसकी स्वतंत्रता मिलता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और पार्ट 3 के अंतर्गत, पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और हम एक एक करके सारे आर्टिकल यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 किसके लिए बात करता है? दोष सिद्ध से संबंध, यानी कि दोष की सिद्धि जो होती है, यानी कि किसी को अगर यहाँ पर दोष सिद्ध हो गया है तो उसके संबंध में यहाँ पर संरक्षण प्रदान करना। ठीक है ना, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है ना, कि संबंध में यहाँ पर जो संरक्षण होता है वो संरक्षण इसमें मिलता है, जो कि आर्टिकल 20 मिलता है। अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो कि ये प्राण और देही की स्वतंत्रता, किसके लिए? प्राण और देहिक की जो स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता की बात है ये करता है आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 21A की बात करें तो आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट के दौरान यहाँ पर जोड़ा गया था, और इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको राज्य यानी कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उसको फ्री एजुकेशन जो कि कंपलसरी है, कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर निशुल्क व्यवस्था की, निशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन की प्रोविजन रखा गया है। और इसके बारे में बात करें तो ये एक अमेंडमेंट के साथ में इसको साथ में जोड़ा गया था, जो कि कब आया था ये अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट आया था 2002 में। 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था। और ये अमेंडमेंट जो है कौन से संशोधन अधिनियम, कौन सा संशोधन था ये? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये। ठीक है ना, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उस अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और देह की स्वतंत्रता पर संरक्षण देता है? देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था और उसी को रिपीट हो रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 19, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये आप आंसर अब फटाफट दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार पिछले क्वेश्चन में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस में वही आर्टिकल यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स पर ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक के बाद में एक रिविजन होने की चांस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और रिविजन यहाँ पे आपका अच्छा हो रहा है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो बिल्कुल सही बताएंगे, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है यही जो है जो प्राण और देही की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, और ये पार्ट 3,
ठीक है ना, बार बार रिवीजन हो रहा है, पार्ट 3 के अंतर्गत और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में अंतर आता है और ये 12 से लेके 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो संबंधित इसमें क्या क्या है, यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट में आंसर जरूर देते जाइएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है, तो क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप सी पर जा रहे हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। अगर हम 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 क्या हुआ? ये आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण यानी कि सिख जो धर्म है, अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म यहाँ पर जो उनकी खुद के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि कृपाण रखना, कृपाण यानी कि एक कटार जैसी चीज होती है, वो उसको रखने की स्वतंत्रता यहाँ पर मिलती है, यानी कि अंतःकरण की, यानी कि धर्म में अंतःकरण की आजादी यहाँ पर मिलती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो इसमें मिलती है, जिसमें कि सिख धर्म के पास में जो एक स्पेशल यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती है, कृपाण रखने की, कटार रखने की स्वतंत्रता होती है, और धर्म मानने की भी स्वतंत्रता, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 25 में आता है। अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 यहाँ पर स्वतंत्रता धार्मिक कार्य प्रबंधन, यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं उस धार्मिक कार्य में यहाँ पे स्वतंत्रता से आप यहाँ पे प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक कार्य में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में मिलती है। अगर आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में भुगतान करने के लिए बाध्य ना किया जाए, यानी कि किसी भी धर्म के लिए यहाँ पर कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जिसके आगमन पर, धर्म पर, विशेष प्रगति पर, किसी भी व्यक्ति पर ऐसे करों के लिए व्यय किया जाता है, वो यहाँ पर करों के लिए, यहाँ पर टैक्सेस के लिए कोई भी यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता। धर्म के लिए किसी को भी यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स अलग से कुछ बाध्यता नहीं दी जाएगी, वो आर्टिकल 27 में आता है। अगर हम आर्टिकल 28 की बात करें, आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उसमें किसी भी किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या फिर बौद्ध धर्म, किसी की भी यहाँ पर जो राज्य की निधि के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फंड होता है, उस फंड से अगर वो पोषित स्कूल है तो उसमें वो किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई सी भी यहाँ पर धार्मिक शिक्षा का प्रबंधन नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा का नहीं दी जाना, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 बताता है। ठीक है, तो मैंने आपको 25 से लेकर 28 तक के सारे आर्टिकल के बारे में जानकारी इसमें दे दी है, जो कि धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वतंत्रता का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कि फंडामेंटल राइट्स के ही सारे क्वेश्चन है, तो कंप्लीट रिवीजन आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का मिल रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 33, आर्टिकल 29, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 27? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप आता है आपको तो कमेंट्स में आंसर जरूर दें। देखिए इसमें क्या है, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज की जो कैटेगरी है, उनके जो हित हैं, ठीक है ना, उनके हितों के संरक्षण से संबंधित वो आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है वो यहाँ पर कहता है कि किसी भी माइनॉरिटी वाले जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जिसमें कि मुस्लिम हो या फिर जैन धर्म हो
या फिर जो सिख समुदाय हैं, ठीक है ना, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनके हितों का संरक्षण करने का यहाँ पर प्रोविजन दिया है। यानी कि उनकी संस्कृति, उनकी जो शिक्षा के संबंधी जो अधिकार हैं, वो अधिकारों में के अंतर्गत यहाँ पर आर्टिकल 29 आता है। अगर हम संस्कृति और शिक्षा के संबंधित अधिकारों की बात करें तो ये अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इन दोनों की जानकारी मिलती है, जिसमें कि आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है ना, माइनॉरिटी की जो कैटेगरी है उसमें उनके जो हित हैं, उनके जो भी कार्य हैं उसके संरक्षण के लिए किया गया है। और आर्टिकल 30 की बात करें, क्योंकि दोनों ही आते हैं, सिर्फ 29 और 30 आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी वर्ग है, माइनॉरिटी वर्ग के जो जितनी भी एजुकेशन की जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान को की स्थापना करना और उनके प्रशासन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 30 है, 30 यहाँ पर शिक्षा जो संस्थान है उनको उनकी स्थापना करना, ठीक है ना, शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, शिक्षा संस्थान की स्थापना करना, साथ में उस शिक्षा संस्थान का यहाँ पर जो भी एजुकेशन के जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर खोला जाए, चाहे वो स्कूल हो उनकी माइनॉरिटीज के, उसको उनका प्रशासन करने का भी अधिकार इसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 30 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आर्टिकल 29 और 30 जो है, यही दोनों जो होते हैं ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रोविजन है, जो कि फंडामेंटल राइट, ध्यान रखिएगा, FR फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 के अंतर्गत यह आता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है? मौलिक कर्तव्य यानी कि जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल 50A, आर्टिकल 53A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52A। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप जा रहे हैं इसमें सी पर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 51A जो है यही आर्टिकल है जो कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है। और ये जो है इसको 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? आर्टिकल 42 का जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसको पार्ट 4 में, ध्यान रखिएगा, पार्ट 4 का एक अलग से पार्ट बनाया गया था ए, उसमें इसको जोड़ा गया था और इसमें इस आर्टिकल को रखा गया था 51 को, ठीक है ना। और इसमें टोटल अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और इन कर्तव्यों में जो शामिल है, यानी कि अलग अलग जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो यहाँ पर संविधान का पालन करना और उनके नियमों का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा करना और हर संभव सहायता, ठीक है ना, हर संभव सहायता प्रदान करना, सभी के बीच में सद्भाव रखना तथा भाईचारा बनाए रखना, साथ में सामाजिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसकी रक्षा करना, हिंसा से बचना, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी हैं, वो इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो हैं वो इन 11 में आती हैं, ठीक है ना। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अनुच्छेद से सूचीबद्ध किया जाता है। बताइए कौन सा आंसर सही है? यानी कि यहाँ पर भाग 4 की किसमें सूचीबद्ध किया गया है, ये क्वेश्चन इसमें बन रहा है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें कितने कर्तव्य हैं और कौन से आर्टिकल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए पर जाएंगे तो ए इज करेक्ट आंसर। इसमें टोटल 11 कर्तव्य हैं, 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर दी गई हैं। और ये इसका आर्टिकल जो है वो 51
51A के अंतर्गत इसको दिया गया है, और ये किसमें है, पार्ट 4 के ए के अंतर्गत ये आता है 51, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस संविधान को, इसको किसमें 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन में इसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी कौन सी थी, वो थी सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। किसकी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति बनी थी, और ये समिति जो बनी थी ये 1976 में इनकी रिकमेंडेशन के द्वारा यहां पर भाग 4 में आर्टिकल 51A के अंतर्गत टोटल 10 मूलों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। इस समय जब कमेटी आई थी उस समय सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, बाद में इसको इसमें एक और इसमें इंक्लूड किया गया। तो अभी वर्तमान में जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहां पर मिलती है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे 1976 में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, एक बाद में इसमें जोड़ी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आर्टिकल खालिस्तान से लेकर खालिस्तान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। बताइए कौन से आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक इसमें ये सारी चीजें, इसमें कि राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य, उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन इसमें किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से आंसर आप दे सकते हैं। आर्टिकल 50 से लेके 55 तक, आर्टिकल 50 से लेके 60 तक, या फिर आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के बीच में, या आर्टिकल 19 से लेके 21 के बीच में। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप सी पर जा रहे हैं तो सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के बीच के जो टोटल आर्टिकल हैं, इन्हीं आर्टिकलों को यहाँ पर रखा गया है। टोटल 11 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है, और भारत के राष्ट्रपति के एक एक आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति की इसमें योग्यता, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसका पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, साथ में उन सभी की विधि और राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन भी इसमें मिलता है। जिसमें कि आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में होता है, राष्ट्रपति का पद कैसा होगा, ठीक है ना, उसकी पोस्ट या फिर उसका पद, हिंदी में लिख देता हूं, उसके पद के बारे में। अगर आर्टिकल 54 के बारे में बात करें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे बता दूंगा मैं आपको। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में यहाँ पर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, इलेक्शन कैसे होगा, वो इलेक्शन के बारे में जानकारी आर्टिकल 54 में मिलती है। और आर्टिकल 56 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन में पूछा जाता है इसमें, जिसमें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना, इसका टेन्योर, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जानकारी आर्टिकल 56 में मिलती है। आर्टिकल 60 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 60, जिसमें कि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जानकारी यहां पर मिलती है आर्टिकल 60 में। अगर हम आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में यहां पर राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, महाभियोग उस पर चलाया जाता है, उस महाभियोग के बारे में जानकारी जो है आर्टिकल 61 में दी गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। आर्टिकल 52 पद पर, ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की निर्वाचन के बारे में पद्धति, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जानकारी, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का जो महाभियोग है उसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए अनिवार्य करता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आर्टिकल 49, आर्टिकल 42, आर्टिकल 53 या आर्टिकल 63। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें जो आंसर है, अगर आप डी पर जा रहे हैं तो डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो है, यही जो है
किसके बारे में? राष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करने की जानकारी यहाँ पर देती है। अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 66 तक बनते हैं। कहाँ तक? आर्टिकल 63 से लेकर 66 तक के जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल जो हैं उपराष्ट्रपति के बारे में मिलते हैं, जिसमें क्या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आर्टिकल 66 में जो है वो आर्टिकल 66 में आता है। और आर्टिकल 67 में की बात की जाए तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल यहाँ पर मिलता है कि उसका टेन्योर कितना होगा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और आर्टिकल 69 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 69 में यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, ठीक है ना। पिछले में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, इसमें क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति के बारे में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो 63 में यहाँ पर 66 से 66 तक अन्य चीजें हैं, बाकी 67 तक में कार्यकाल है और 69 में शपथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए आपके। और आखिरी में आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस लेक्चर की कंप्लीट चाहते हैं इंडियन पॉलिटी का, तो आपको स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप पे ये पूरे कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे विद पीडीएफ नोट्स, जो कि आपको मात्र 49 रुपये पर मंथ में मिल रहे हैं, जो कि अभी ऑफर चल रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है ये 49 रुपीज़ का है, जो कि अभी मात्र आपको 49 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आप तुरंत इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके कंप्लीट थियोरी क्लासेस जो कि इंडियन पॉलिटी की है वो ले सकते हैं, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेगा। इस लिंक का जो इस ऐप का जो लिंक है, जो स्टडी कॉन्सेप्ट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास फिर आपको मिलेगी, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।